नमस्कार, मैं रवीश कुमार। एक देश एक चुनाव, क्या यह भी महिला आरक्षण विधेयक की तरह है जिसे पास करते वक्त सरकार महानता के सारे मंचों पर विराजमान होकर बैठ गई, लेकिन महिला आरक्षण कानून बनने के बाद पता चलता है कि यह तो अभी लागू भी नहीं होगा, अभी नहीं अगले साल भी लागू नहीं होगा। 2024 के लोकसभा चुनाव में अगर लागू नहीं हुआ तो कम से कम हरियाणा या दिल्ली के चुनाव में लागू हो जाता। कब लागू होगा पता ही नहीं, मगर हेडलाइन खूब छपी। फिर कहा जाने लगा कि चुनाव क्षेत्रों के परिसीमन के बाद लागू होगा, लेकिन 2026 तक परिसीमन नहीं हो सकता। तो कहा जाने लगा कि 2029 में भी कम ही चांस है, हो सकता है 2034 में लागू हो। 10 साल बाद कानून लागू होगा, वो पास होता है 2024 में। इसी तरह जब गृहमंत्री अमित शाह से पूछा गया कि एक देश एक चुनाव कब से लागू होगा, इस सवाल का मतलब तो यही है कि किस साल से लोकसभा और विधानसभाओं के चुनाव एक साथ कराए जाएंगे। तो गृहमंत्री ने एक चालाकी भरा जवाब दिया कि इसी सरकार के कार्यकाल में वन नेशन वन इलेक्शन लागू करेंगे। क्या अमित शाह यह कह रहे हैं कि 2029 के चुनाव से लागू होगा, या इस सरकार के कार्यकाल में इसे पास ही करेंगे? जैसे 2024 में महिला आरक्षण पास तो कर दिया, मगर लागू कब होगा किसी को पता नहीं। एक देश एक चुनाव एक ऐसे समय में चर्चा में आया है जब 4 राज्यों के चुनाव एक साथ नहीं कराए जा सके। आराम से जम्मू कश्मीर और हरियाणा के साथ साथ झारखंड और महाराष्ट्र का चुनाव हो सकता था, मगर अभी तक झारखंड और महाराष्ट्र के चुनावों की घोषणा भी नहीं हुई है। लोकसभा चुनावों की घोषणा के दौरान चुनाव आयोग ने कहा था लोकसभा के साथ साथ जम्मू कश्मीर में विधानसभा का चुनाव नहीं करा सकते क्योंकि वहां सुरक्षा व्यवस्था खराब है। अब अगर किसी राज्य में ऐसी स्थिति होगी तो क्या वहां चुनाव एक साथ होंगे या अलग अलग? जैसे कश्मीर या फिर मणिपुर का उदाहरण ले लीजिए। दिल्ली में चुनाव फरवरी से पहले होंगे या नहीं, यही बता दीजिए। लेकिन यही इसकी एकमात्र आलोचना नहीं है। चुनाव बार बार नहीं होने से सरकार को फायदा होगा, इस पर बात हो रही है, जोर इस पर है। इस पर बात नहीं हो रही है कि जनता को क्या घाटा होगा। कई राज्यों में एक पार्टी की 20-20 साल से सरकारें चल रही हैं। एक ही मुख्यमंत्री 20 साल 30 साल से पद पर विराजमान है। ऐसे राज्य क्यों नहीं शानदार तरक्की कर पाए? क्यों ऐसे राज्यों का प्रदर्शन कई मानकों पर औसत भी है और रद्दी भी है? जब लंबे समय की राजनीतिक स्थिरता से राज्यों के विकास में क्रांतिकारी बदलाव नहीं आया, जो केवल स्थिरता से ही हासिल किए जाने का दावा किया जाता था, तो किस बिना पर दावा किया जा रहा है कि पूरे देश में एक ही चुनाव होगा तो केंद्र से लेकर राज्य सरकारों का काम बेहतर होगा, विकास पर फोकस होगा। एक समय इसी तरह राजनीतिक अस्थिरताओं को दोष दिया जाता था। अब तो मध्यावधि चुनाव न के बराबर हो गए हैं, बल्कि सरकारें बदली गई हैं बीच में, पार्टियों को तोड़कर और जांच एजेंसियां लगाकर। किसी को पता नहीं कि एक देश में एक चुनाव होने लगेगा तो विधायकों को डरा धमकाकर तोड़ने का खेल बंद होगा या वो किस तरह से चलेगा। इतनी चिंता है तो कानून बना दीजिए कि जिस पार्टी से जीतेंगे उसी पार्टी में रहना होगा। दल बदलेंगे अकेले या 50 लोगों के साथ भी, तब भी विधायकी से इस्तीफा देकर दूसरे दल में जाना होगा। क्या इस पर कोई फैसला कर पाएगा? तो राजनीतिक दल अपने पास विधायकों के साथ मोल भाव की शक्ति फिर भी रखना चाहते हैं, मगर चुनाव के कारण जनता के पास बीच बीच में मोल भाव की शक्ति आती रहती है, उसे ले लेना चाहते हैं। जनता के पास सरकार से मोल भाव की शक्ति आती रहे, बार बार आती रहे, इससे किसी को क्यों दिक्कत होनी चाहिए? और आजकल इन्होंने एक और जुमला शुरू किया है, कहते हैं वन नेशन वन इलेक्शन। मैं आपसे पूछना चाहता हूं, नेता काबू नहीं आते किसी के। कब काबू आते हैं नेता? चुनाव में काबू आते हैं। जब चुनाव होता है तब नेताजी आपके सामने हाथ जोड़ के आते हैं, आपके घर का दरवाजा खटखटाते हैं, आपसे बड़ी मीठी मीठी बातें करते हैं। जो आप कहते हो सब चांद मांगोगे, चांद भी देंगे नेताजी।
चुनाव में काबू आते हैं नेता। कभी विधानसभा चुनाव होता है, कभी लोकसभा चुनाव होता है, कभी पंचायत चुनाव होता है, कभी नगर निगम का चुनाव होता है। अब ये नेताओं ने, बीजेपी वालों ने मिलकर ठान ली, बोले यार रोज रोज की पचड़ा खत्म करो, 5 साल में अब एक ही चुनाव होगा। सारे चुनाव कहते हैं एक साथ होंगे, सारे चुनाव एक साथ कराएंगे, 4.5 साल घूमेंगे, ऐश करेंगे पूरी दुनिया में। पेरिस जाएंगे, टोक्यो जाएंगे, लंदन जाएंगे, अमेरिका जाएंगे, कनाडा जाएंगे, सिंगापुर जाएंगे, ऐश करेंगे 4.5 साल। और फिर 4.5 साल बाद आके आपके गैस के सिलेंडर के 200 रुपए कम कर देंगे और कहेंगे वोट दे दो। कभी मत करने देना 1 नेशन 1 इलेक्शन। मैं तो कहता हूं हर महीने इलेक्शन होना चाहिए। ये नेता काबू में तो रहेंगे, जनता का कुछ काम तो करेंगे। हर महीने चुनाव होना चाहिए, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हरियाणा में चुनाव हो रहे हैं, इससे बिहार और यूपी के काम पर कोई असर नहीं पड़ता, ना केंद्र सरकार के काम पर, ना प्रधानमंत्री के यूक्रेन और अमेरिका के दौरे पर असर पड़ता है। चुनाव को सरकार के काम में बाधा क्यों बताया जा रहा है? नरेंद्र मोदी के पास 10 साल तक प्रचंड बहुमत रहा, उसकी वजह से उन्हें कोई फैसला लेने में कोई दिक्कत नहीं आई, ना ही उन्होंने किसी असंतोष या असहमति की परवाह की। फिर चुनाव को क्यों दोषी बताया जा रहा है? उन्हें बताना चाहिए कि उनकी कौन सी योजना बार बार होने वाले चुनावों के कारण अपने लक्ष्य को हासिल नहीं कर सकी, बल्कि चुनावों में अपनी योजनाओं का फायदा उन्होंने उठाने का प्रयास किया। कई बार चुनाव आने पर किसानों के खाते में पैसे भेजे गए। इसके लिए किसी भी राज्य में होने वाला चुनाव ही कारण क्यों बताया जा रहा है कि केंद्र सरकार के काम पर असर पड़ेगा? इन सवालों को अनदेखा कर दिया जा रहा है। कभी मध्यावधि चुनाव को दोषी ठहराया जाता था, मगर उसका दौर कम हुआ तो अब राज्यों के चुनावों से ही कोफ्त होने लगी है कि इस देश में बार बार चुनाव होते हैं। होंगे ही चुनाव। उपमहाद्वीप के आकार का यह देश है, इसके कई राज्य दुनिया के कई देशों के बराबर या उससे भी बड़े हैं, तो हम क्यों चाहते हैं कि एक ही चुनाव हो? पूर्व राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के नेतृत्व में लोकसभा चुनाव से पहले एक समिति बना दी गई, खूब हेडलाइन बनी। इस समिति ने 18,626 पन्नों की रिपोर्ट सौंप दी है। इस रिपोर्ट में लिखा है कि सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि बार बार चुनाव होने से अनिश्चितता का माहौल बनता है। प्रत्येक चुनाव से कुछ महीने पहले यह अनिश्चितता सरकारी तंत्र को धीमा कर देती है। राजनीतिक दल भी चुनाव के नजरिए से फैसले लेते हैं। जब हर साल 4 से 5 राज्यों में चुनाव होते हैं तो 5 साल का आधा समय चुनाव में ही निकल जाता है। निश्चितता सुशासन के उद्देश्य से लिए जाने वाले निर्णयों के लिए महत्वपूर्ण है, जिससे तीव्र विकास को गति मिलती है। दूसरी तरफ अनिश्चितता से नीतिगत फैसलों में बाधा आती है। यहां पर केंद्र सरकार की ही बात हो रही है कि हर साल राज्यों में 4 से 5 चुनाव होते हैं तो 5 साल का आधा समय निकल जाता है। केंद्र का आधा समय क्यों निकल जाता है? क्या कभी आपने इस सवाल पर सोचा है क्यों केंद्र का आधा समय चुनाव में निकल जाता है? क्योंकि आप रिकॉर्ड निकाल कर देखिए, विधानसभा चुनावों से पहले केंद्र के मंत्री महीनों पहले से यात्राएं शुरू कर देते हैं, डेरा डालने लग जाते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री मोदी की चुनाव से पहले और बाद में रैलियां शुरू हो जाती हैं। अब तो रैलियों से भी ज्यादा चुनाव से पहले उन राज्यों में सरकारी कार्यक्रम सरकार के खर्चे पर आयोजित होते हैं। इसका खर्चा कोई नहीं जोड़कर बता रहा है कि यह नहीं होना चाहिए। अगर राज्यों में चुनाव के कारण केंद्र का आधा समय निकल रहा है तो इसके जिम्मेदार केवल एक ही व्यक्ति हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राज्यों के चुनाव में उनका घनघोर प्रचार। प्रधानमंत्री बनते ही नरेंद्र मोदी अपने आप को सर्वमान्य नेता और एकमात्र नेता के रूप में स्थापित करने के लिए चुनावी राज्यों का सघन दौरा करने लगे। बाकायदा रैलियों की गिनती छापी जाने लगी कि बिहार में इतनी रैलियां करेंगे, यूपी में इतनी रैलियां करेंगे। रैलियों को ही काम के रूप में दिखाया जाने लगा कि प्रधानमंत्री मोदी चुनाव में गजब की मेहनत कर रहे हैं।
यह सवाल गायब कर दिया गया कि एक प्रधानमंत्री को विधानसभा के चुनाव में इतनी रैलियां करने की जरूरत क्यों पड़ती है। अटल बिहारी वाजपेयी भी लोकप्रिय नेता थे, मगर प्रधानमंत्री रहते हुए कभी इस तरह से अनगिनत रैलियां नहीं करते थे। यही मर्यादा थी कि राज्यों के चुनाव से प्रधानमंत्री को दूर रहना चाहिए। जिस तरह से नरेंद्र मोदी राज्यों में प्रचार करने लगे, उनसे पहले किसी भी प्रधानमंत्री ने इतनी सभाएं नहीं, ज्यादा से ज्यादा 3 से 4 सभाएं प्रधानमंत्री की हुआ करती थीं। लेकिन प्रधानमंत्री मोदी ने चुनावों को, राज्यों के चुनावों को अपने प्रदर्शन से जोड़ लिया और हर राज्य में दौरा करने लगे, जैसे उनकी पार्टी में प्रदेश में कोई नेता नहीं, जो भी हैं मोदी ही हैं। एक तरीके से जो आज का यूथ है और आज का जो भारत है, जिसकी एक एस्पिरेशन है कि डेवलपमेंट तेजी से हो, चाहे इंफ्रास्ट्रक्चर का हो, चाहे एजुकेशन का हो, हेल्थ केयर का हो, चाहे एम्प्लॉयमेंट अपॉर्चुनिटीज का हो, चाहे मैन्युफैक्चरिंग का हो, उसमें इलेक्शन के प्रोसेस से बार बार जो बीच में एक तरीके से उन सब को एक स्मूथ तरीके से डेवलपमेंट चलता रहे। और इस पॉइंट ऑफ व्यू से बार बार ये रिकमेंडेशन, ये सजेशन देश में जगह जगह से अलग अलग फोरम से आया है। गौर से देखिए तो चुनाव के कारण केंद्र सरकार के काम पर असर पड़ने की समस्या केवल प्रधानमंत्री मोदी के कारण शुरू होती है, क्योंकि वे राज्यों के चुनाव में प्रदेश अध्यक्ष की तरह प्रचार करने लग गए। उनकी दर्जनों से भी ज्यादा रैलियां होने लगी। राज्यों के चुनाव में प्रधानमंत्री और केंद्रीय मंत्रियों की तैनाती इतनी बढ़ा दी गई कि राज्यों का चुनाव केंद्र का चुनाव लगने लगा, बल्कि राज्यों के चुनाव को केंद्र का चुनाव बनाया जाने लगा, ताकि वहां पर मोदी के चेहरे पर चुनाव जीता जा सके। इसकी कोई भी बात नहीं कर रहा, इसकी जगह चुनावों को ही समस्या बताया जा रहा है और एक नया आकर्षक स्लोगन लॉन्च हुआ है, एक देश एक चुनाव। सबको पता है यह अगर संभव भी हुआ तो बीच में सरकारें गिरेंगी, फिर से चुनाव होंगे। इस तरह आज हम जहां हैं, कुछ समय के बाद फिर से वहीं पहुंच जाएंगे। समिति ने सुझाव दिया है कि अगर बीच में कोई सरकार गिरेगी तो बाकी बचे टर्म के लिए चुनाव होगा। अगर कोई सरकार चुनाव से 1 साल पहले गिर जाएगी तो क्या 1 साल के लिए चुनाव होगा? तब तो एक चुनाव से पहले कई चुनाव होने लग जाएंगे। हमारी पार्टी के कुछ मौलिक सवाल थे और हैं। इस देश में 1960-62 तक तो वन नेशन वन इलेक्शन था, 52, 57, 62। उसके बाद ये माला टूटी। ये माला इसलिए टूटी कि जो एक डोमिनेंस था एक पार्टी का, उसको कई क्षेत्रों में चैलेंज होना शुरू हुआ। नॉन कांग्रेस गवर्नमेंट्स फॉर्म हुई कई अक्रॉस मेनी स्टेट्स। तो वो माला, उसकी जो रिदम थी, वो जो चेन था, वो टूट गई। मगर कई जगह अल्पमत की सरकार बनी, फिर मध्यावधि चुनाव हुए, फिर चुनाव हुए। कई बार कई राज्यों में 5 वर्ष के अंदर 2 या 3 चुनाव हुए, तो वो माला टूटी। अब इसकी क्या व्यवस्था होगी इसमें, क्योंकि हम तो नहीं जानते हैं मसौदा। 2 चीजें हो सकती हैं, एक पूरे देश में और राज्यों में एक साथ चुनाव हो, और अगर कहीं मान लीजिए उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश में सरकार किसी की नहीं बनी, या तो आप प्रॉक्सी गवर्नमेंट राज्यपाल राष्ट्रपति के माध्यम से रखिएगा अगले चुनाव तक, या फिर चुनाव होगा। और अगर फिर चुनाव हुआ तो माला टूट गई, क्योंकि फिर तो ऐसा नहीं है ना सब भंग करके चुनाव करें। और सबसे बड़ी चीज है कि 240 के मैंडेट के बाद लगा था कि माननीय मोदी जी अब रोजगारोन्मुख चीजों पर बात करेंगे, डाइग्रेशन और कुछ नहीं है। वन नेशन वन इलेक्शन जो एक विविधता रही है, क्या अब तक के जो मेनी इलेक्शंस हुए, क्या उसने डेमोक्रेसी को कमजोर किया? नहीं। कोई ऐसी स्टडी है? नहीं। वन नेशन वन इलेक्शन इस सरकार का पुनः एक ऐसा ऑब्सेशन है जिसकी जड़ें कहीं नहीं है, सिर्फ इसमें कि डाइग्रेशन हो, कुछ दिन हेडलाइन मैनेजमेंट हो, चर्चा हो, क्योंकि आपके पास इस तरह की कंटिजेंसीज के लिए क्या प्रावधान है, नोबडी नोस। मनोज झा ने इंडियन एक्सप्रेस में उन तर्कों का जवाब देने की कोशिश की है जो वन नेशन वन इलेक्शन के पक्ष में दिए जाते हैं। अगर आचार संहिता के कारण सरकार का काम प्रभावित होता है तो आचार संहिता में बदलाव किए जा सकते हैं,
जैसे जिन राज्यों में चुनाव है उसे लेकर चुनाव आयोग सक्रिय निगाह रखे तो बाकी जगह दिक्कत नहीं होगी, और चुनाव कम दिनों में पूरे हों यह भी चुनाव आयोग के हाथ में है और किया जा सकता है। रही बात खर्चे की, तो हमने चुनावी खर्चे को कम करने के लिए क्या प्रयास किया, क्या हासिल किया, यह सवाल मनोज झा अपने लेख में पूछते हैं। कहते हैं कि सवाल खर्चा बचाने का नहीं, जो अथाह पैसा खर्च हो रहा है उसे नियमित करने का है। इस सवाल पर अभी कोई स्पष्टता नहीं है कि जब केंद्र की सरकार गिर जाएगी तो क्या उसके साथ सभी राज्यों के चुनाव होंगे। समिति का प्रस्ताव है कि अगर किसी विधानसभा के बीच में अविश्वास प्रस्ताव या त्रिशंकु विधानसभा की वजह से सरकार भंग होती है, विधानसभा भंग होती है, तो वहां नए चुनाव होंगे, लेकिन फिर उनका कार्यकाल छोटा होगा और बचे हुए समय के लिए होगा जो लोकसभा के साथ समाप्त माना जाएगा। इस रिपोर्ट का कहना है कि राज्य सरकारों जिनका टर्म बचा रहेगा वो भंग कर दी जाएंगी, केंद्र उनको भंग कर देगा। क्यों भंग कर देगा भाई? और 17 राज्य सरकारें ऐसी होंगी जो उनका 2-3 साल बचा रहेगा 2029 तक, तो उनको क्यों भंग कर दिया जाएगा और वो क्यों ऐसा होने देंगी? और ये क्यों असंवैधानिक और अलोकतांत्रिक नहीं है? तो राज्य सरकारों को भंग कर देंगे ये। और इसमें एक बड़ी अजीब बात है, अगर कोई राज्य सरकार गिर जाती है तो वहां चुनाव होगा, लेकिन सिर्फ उस अवधि के लिए होगा जब तक लोकसभा चुनाव नहीं हो रहा है। मतलब चुनाव भी होगा, खर्चा भी वहन होगा, सारा बंदोबस्त भी होगा, लेकिन उसी अवधि के लिए। मैं तो एक सवाल पूछना चाहती हूं, मान लीजिए केंद्र सरकार गिर जाती है, जो बड़ी संभावना है मोदी जी की 2025 में गिरने की, तो क्या आप सारी राज्य सरकारों को भंग कर दीजिएगा? ये कौन सी इकोनॉमिक्स है, ये कौन सा लॉजिक है? ये सिर्फ मोदी जी ही बता सकते हैं। मोदी सरकार के दौर को मैं कई बार अलग अलग नामों से पुकारता रहा हूं। थीम एंड थ्योरी की सरकार, बहसोत्पादन की सरकार, नेशनल सिलेबस की सरकार। मतलब मूल समस्याओं पर बात नहीं होगी, लेकिन मुद्दों के नाम पर ऐसी ऐसी कल्पनाएं पेश की जाएंगी जिन पर कई महीने बहस चलती है और फिर बहस गायब हो जाती है। इस थीम एंड थ्योरी में आप नोटबंदी से शुरू कीजिए, फिर नागरिकता रजिस्टर को शामिल कीजिए और इसी तरह से एक देश एक चुनाव को देखिए। थीम एंड थ्योरी लॉन्च कर आपको यकीन दिलाया जाता है कि आपके और राष्ट्रीय जीवन की कई समस्याओं का समाधान इसलिए नहीं हो पा रहा है क्योंकि देश में बार बार चुनाव होते हैं। एक देश एक चुनाव उसी कल्पना का नाम है जिसके सहारे हर दिन डिबेट का टॉपिक खोजने वाले टीवी के फालतू एंकरों को व्यस्त रखता है। इन एंकरों से सरकार की नाकामी पर बहस तो हो नहीं पाती, आइडिया तो आता नहीं, तो एक कल्पना लेकर सरकार की तरफ से बैटिंग करने लगते हैं, बीच बीच में लाइन ड्रॉप करते हैं कि आइडिया अच्छा है मगर प्रैक्टिकल नहीं है। देखिए सरकार आपके भले के लिए कितना बड़ा नया सपना लेकर आई है आपको बताते हैं, मगर स्किल इंडिया, स्मार्ट इंडिया, आत्मनिर्भर भारत के सपने की समीक्षा का पता नहीं उनके कार्यक्रमों में। एक देश एक चुनाव पर संवाद चर्चा शुरू हो चुकी है। हमें इस दिशा में आगे हो रहा है और मैं चाहूंगा कि देश ने बार बार चुनाव इस देश की प्रगति में रुकावट बन रहे हैं, गतिरोध पैदा कर रहे हैं। आज कोई भी योजना को चुनाव के साथ जोड़ देना आसान हो गया है क्योंकि हर 3 महीने 6 महीने कहीं न कहीं चुनाव चल रहा है। कोई भी योजना जाहिर करोगे आप तो मीडिया में देखेंगे चुनाव आया तो फलाना हो गया, चुनाव आया तो फलाना हो गया। हर काम को चुनाव के रंग से रंग दिया गया है और इसलिए देश में व्यापक चर्चा हुई है। सभी राजनीतिक दलों ने अपने विचार रखे हैं। एक कमेटी ने बहुत बढ़िया अपना रिपोर्ट तैयार किया है। वन नेशन वन इलेक्शन के लिए देश को आगे आना होगा। मैं लाल किले से तिरंगे की साक्षी में देश के राजनीतिक दलों से आग्रह करता हूं, देश के संविधान को समझने वाले लोगों से आग्रह करता हूं कि भारत की प्रगति के लिए, भारत के संसाधनों का सर्वाधिक उपयोग जन सामान्य के लिए हो, उसके लिए वन नेशन वन इलेक्शन के सपने को साकार करने के लिए हमें आगे आना चाहिए। ध्यान से सुनिए प्रधानमंत्री क्या कह रहे हैं। चुनाव से जनता को दिक्कत नहीं है, बल्कि सरकार के फैसले को जनता चुनाव से जोड़कर देखती है तो वह दिक्कत हो गई। यह कौन सी दिक्कत है और क्यों दिक्कत है, मीडिया में कैसे देखा जा रहा है, इस आधार पर सारे देश पर एक चुनाव जैसी अव्यवहारिक और अलोकतांत्रिक फैसला थोप दिया जाएगा। लोकतंत्र है, चुनाव हो या न भी हो, सरकार के हर फैसले को राजनीति से भी जोड़ा जाएगा और चुनाव से भी।
ऐसी कौन सी थ्योरी है जो साबित करती है कि अगर चुनाव नहीं होंगे 5 साल तक तो जनता सरकार के फैसले को राजनीतिक नजरिए से नहीं देखेगी? विचित्रता भी हैरान है ऐसे ऐसे तर्कों से। जनता किसी फैसले को देखती है यह एक राजनीतिक प्रश्न है, लोकतांत्रिक आदत है। चुनावों के कारण कोई फैसला रुकता तो नहीं है, सारे काम होते जाते हैं। किस चुनाव के कारण चुनाव से पहले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सैकड़ों शिलान्यास करने पर रोक लगी? कभी तो आपने ऐसा नहीं देखा। चुनाव की तारीख की घोषणा का राजनीतिकरण किसके लिए किया गया? अब तो यही चर्चा होती है कि प्रधानमंत्री फला राज्य में योजनाएं लॉन्च कर देंगे, चुनाव से पहले बड़ी रैली कराएंगे सरकारी खर्चे पर, तब चुनाव की तारीख की घोषणा होगी। पिछले 10 साल में अनेक बार ऐसी चर्चाएं उठी हैं। अगर इतनी ही चिंता थी तो कम से कम चुनाव की तारीखों, चुनाव के चरणों का राजनीतिकरण नहीं किया जाता। जिन राज्यों के चुनाव एक साथ होते थे उनके भी अलग अलग कराए जाने लगे। कुछ तो रिकॉर्ड अच्छा होना चाहिए। ठीक है, इस पर सहमति नहीं बन रही है राजनीतिक दलों में, लेकिन चुनाव एक चरण में हो, एक साथ ज्यादा से ज्यादा चुनाव हो, इसके पक्ष में बीजेपी का क्या रिकॉर्ड है? मोदी सरकार का क्या रिकॉर्ड है जिससे एक देश एक चुनाव की पृष्ठभूमि तैयार होती हो और लगे कि यह सरकार नैतिक और तार्किक रूप से भी मजबूत है? इस मामले में पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त एसवाई कुरैशी ही एकमात्र चुनाव आयुक्त हैं जो रिटायरमेंट के बाद भी लगातार चुनाव आयोग से जुड़े मुद्दों पर बोलते हैं। यह बात किसी रहस्य की तरह मुझे लगती है कि 2014 के बाद से कितने ही मुख्य चुनाव आयुक्त और चुनाव आयुक्त रिटायर हुए, उन सभी की आवाजें क्यों नहीं सुनाई देती हैं? एसवाई कुरैशी ने इंडियन एक्सप्रेस में एक देश एक चुनाव को लेकर कई सवाल उठाए हैं। उनका लेख 25 जून 2024 को छपा था। उन्होंने कहा है कि एक देश एक चुनाव की बात करते हैं और दूसरी तरफ चुनावों के चरणों की संख्या बढ़ाते जा रहे हैं। एक चरण से दूसरे चरण के बीच समय का अंतराल भी बढ़ा देते हैं, तब किसी सरकार का काम नहीं रुकता है। कुरैशी का कहना है कि सबसे पहले तो भारत एक चरण में चुनाव कराने की व्यवस्था पर लौट कर दिखाए, इसी से कई चीजें ठीक हो जाएंगी। एक्सटेंसिव फीडबैक से आया था कि देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। देयर इज अ वाइड स्प्रेड सपोर्ट फॉर साइमल्टेनियस इलेक्शंस इन द कंट्री। इसीलिए एनडीए सरकार की कैबिनेट ने आज सर्वसम्मति से अब इन रिकमेंडेशंस को एक्सेप्ट किया और इसका इम्प्लीमेंटेशन 2 फेजेस में होगा, जैसा कि कमेटी के रिकमेंडेशंस में है। फर्स्ट फेज में लोकसभा और असेंबलीज के इलेक्शंस को साइमल्टेनियस कराने का प्रयास होगा और उसके सेकंड फेज में लोकल बॉडी इलेक्शन से जो है ग्राम पंचायत, जिला पंचायत, ब्लॉक में पंचायत समिति और जितने भी अर्बन लोकल बॉडीज हैं, चाहे म्यूनिसिपैलिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कमिटीज हो, चाहे म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन हो, उन सब के लोकल बॉडी इलेक्शंस को विद इन 100 डेज ऑफ जनरल इलेक्शंस में करवाना, जिससे कि एक बार में सारे इलेक्शन का प्रोसेस कंप्लीट हो और फिर 5 साल तक सब के सब मेहनत करके देश के निर्माण में लगे। कोविंद कमेटी की रिपोर्ट में लिखा है 62 दलों से राय मांगी गई, जिनमें से 31 ने समर्थन किया, 50% दलों ने विरोध किया है। कांग्रेस ने समर्थन नहीं किया। बीजू जनता दल, तृणमूल कांग्रेस, समाजवादी पार्टी, राष्ट्रीय जनता दल, आम आदमी पार्टी जैसे कई प्रमुख दलों ने समर्थन नहीं किया है। कुल मिलाकर समर्थन नहीं करने वाले दलों की संख्या बहुत ज्यादा है। कुछ अन्य की राय मीडिया रिपोर्ट में स्पष्ट नहीं है। 10 साल से एक देश एक चुनाव पर आम सहमति बनाने की बात हो रही है। क्या मोदी सरकार राजनीतिक दलों के बीच सहमति का इंतजार करेगी या यह फैसला भी नोटबंदी की तरह देश पर थोप देगी? परिवारवाद की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने भी इसे मुद्दा बनाया, अपने भाषणों में जगह दी। अंत में परिवारवाद के मुद्दे पर उनकी हालत देखिए, पार्टी की हालत देखिए। दूसरे दलों से परिवारवादी नेताओं को लाना पड़ा। परिवारवाद की तरह प्रधानमंत्री मोदी ने इसे भी मुद्दा बना लिया है। अंत में परिवारवाद के मुद्दे की यह हालत हो गई कि दूसरे दलों से परिवारवादी नेताओं को लाना पड़ा और परिवारवादी दलों से गठबंधन करना पड़ा। बड़ा सवाल है कि इस मुद्दे पर आम सहमति क्यों नहीं बन पा रही है, क्योंकि अगर यह लागू हुआ तो इससे
कुछ भी हासिल नहीं होने वाला है। करीब 18,626 पन्ने की ये रिपोर्ट है। मुझे तो पहली आपत्ति खैर यही है कि इस रिपोर्ट के जो जनक हैं वो एक पूर्व राष्ट्रपति हैं और ऐसा नहीं करना चाहिए था। पूर्व राष्ट्रपति को इस तरह का चुनावी काम, पॉलिटिकल काम इसको नहीं हेड करना चाहिए था। मुझे तो ये भी आपत्ति है कि उस कमेटी में खरगे जी को नहीं रखा गया, जबकि वो नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में। गुलाम नबी आजाद को रखा गया जो राज्यसभा के मेंबर ही नहीं है। उसमें साल्वे जी हैं जो मोइन कुरैशी के साथ पार्टी करते हैं। खैर, उससे हट जाइए तो उस रिपोर्ट की ही चर्चा कर लेते हैं। यह रिपोर्ट वन नेशन वन इलेक्शन तो सबसे पहले तो है ही नहीं, क्योंकि यह कहती है कि एमएलए एमपी का चुनाव एक साथ होगा, मतलब 5,000 लोगों का, और पंचायती राज 100 दिन बाद होगा। तो ये वन नेशन वन इलेक्शन कैसे हुआ? 5,000 लोगों का चुनाव एक साथ होगा, फिर पोलिंग स्टेशन बनेंगे, फिर पोलिंग पार्टी बनेगी, फिर बंदोबस्त होगा, फिर सिक्योरिटी फोर्सेस आएंगे, करीब 1.5 करोड़ लोग फिर से लगेंगे इस पूरी प्रक्रिया में, क्योंकि 30 लाख जो निर्वाचित होते हैं हमारे पंचायती राज के लोग, वो तो वन नेशन वन इलेक्शन में आई नहीं, पहली चीज। दूसरी चीज, ये कौन सी वुडू इकोनॉमिक्स जिस शगुफा छोड़ा जा रहा है? इससे खर्चा कम हो जाएगा। भैया कैसे खर्चा कम हो जाएगा? इसको कराने के लिए आपको 3 गुना वीवीपैट चाहिए, 3 गुना ईवीएम चाहिए, उनको बनाने के लिए आपको वक्त चाहिए, वो मैन्युफैक्चर होंगी अभी। लेकिन उसके अलावा सबसे बड़ी बात है उसमें जबरदस्त खर्चा होगा। ये खर्चा हम और आप वहन करेंगे। देश नोटबंदी के समय के सपनों की दुर्गति देख चुका है। एक देश एक चुनाव सुनने में आकर्षक लगता है, लेकिन यह एक बड़ा फैसला है। यह फैसला इसलिए देश पर नहीं थोपा जाना चाहिए कि सरकार इसके जरिए यह बताना चाहती है कि 240 आने के बाद भी वह पहले की तरह बड़े फैसले लेने में सक्षम है। फैसला अच्छा होना चाहिए और तर्कसंगत होना चाहिए, वही फैसला अपने आप में बड़ा हो जाता है। इस तक पहुंचने के लिए सारे पहलुओं पर ठीक से सोचा जाना चाहिए। इसकी कोई गारंटी नहीं है, कोई अध्ययन नहीं है और इसका कोई आधार नहीं है कि देश में चुनाव एक ही बार होंगे, 5 साल में एक ही बार होंगे तो सरकारें जबरदस्त काम करेंगी। कायदे से खराब सांसदों और विधायकों को 5 साल के पहले मतदान के जरिए वापस बुलाने की व्यवस्था होनी चाहिए, लेकिन 5 साल तक चुने जाने के बाद ये नेता क्षेत्र में नहीं जाते, टिकट के समय इनका पत्ता कट जाता है, नया चेहरा आ जाता है, जनता को हिसाब लेने का मौका नहीं मिलता। क्या इसका भी कोई उपाय निकाला जा रहा है? तो बातें अच्छी लगे सुनने में और पढ़ने में, हेडलाइन अच्छी लगे, इसलिए इस फैसले को सराहा नहीं जाना चाहिए, इस तक नहीं पहुंचना चाहिए, जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए। नमस्कार, मैं रवीश कुमार।